नमस्कार. मी अभय करंदीकर. कॉफी चॅट विथ अभय या कार्यक्रमात मी आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. आजच्या कार्यक्रमात आपल्यासोबत आहे धैवत मेहता. बघूया धैवत आपल्यासोबत आहे का? आय थिंक सो धैवत येतोय. येस, धैवत जॉईन झालेला आहे आणि धैवतला आपण आत्ता आपल्यासोबत जॉईन करणार आहोत. म्हणतोय ते. हाय Hello, धैवत. hello, नमस्कार. Namaskar. How are you? I'm fine. What about you? I'm fine. I'm just waiting for your call. Yeah. So just I'm telling to the other people and our audience that today we are going to meet to Dhaivat Mehta, and Oh, just you are here. So this is the yeah. program Slowly. which namely Sorry. can you listen me properly or I need to wear something? Yes, yes, yes. I can hear you properly. Can you hear me? Yeah, I can hear you, but if you want, I mean, I can wear this. But if you can hear me properly, Let's then try. you Like need to we listen. have 2 3 minutes. Let's try with that. Okay, fine. So other people also will not get the Yeah, and I can see slowly people are joining the yeah, still that session. so Ah, we you can can. for them. Just give me 1 2 minute. Sure, sure. Yeah. Hello. Can you hear me now? The voice is getting decreased. I can't hear you. Can you disconnect the headset? I don't. So let me check. Hello. Hello. Abhay, can you disconnect the headset? I think so. Instead of depending on this, I mean, we can continue the. No, because when you are speaking, hello, hello, No, this is not working properly. I cannot hear you. Abhay, So can I you think hear me? so. I think so. I need to just stop this, and I will. I mean, stop in when I don't want to stop this live Yeah, session. I can just it will be better if you speak without headset. yeah. So that will be the better Yeah, idea. now I So can. instead of Now using it's that, clear. yeah, Then this will that's be what. the nice idea. That I don't know what is happening with this, but I mean, we can be able to talk over here, right? Yeah. Yeah. तो So मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर अभी? हाँ, अभी मुझे तो आपकी आवाज बराबर आ रही है. आपको मेरी आवाज आ रही ओके, है ठीक मुझे से? भी आपकी आ रही है. Very good. So just can we wait 2 3 minutes for the Yeah, audience we or can wait for 1 or 2 minutes. yeah. You can see that 10 How people was are the day? watching live. How the life is going on? Sorry, How was the day? How the life is going on? it's going good. I'm getting engaged in so many activities, like including Yeah. music and cooking, gardening. Yeah.
लॉकडाउन ने सब कुछ सिखा दिया है। हर कोई या एक्चुअली एंड हर कोई कलाकार जो है जो क्या कहा जाता है कि जैसे बहुत अच्छा गाता है बजाता है तो खाने में भी उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, तो खाना बनाने में भी और खाना खाने में भी। तो हम कलाकार लोग बहुत बहुत ही ये सब चीजों में हमें हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं ये सब चीजों में। सही बात। म्यूजिशियनों को तो खाना बनाना और खाना खाने का बहुत शौक होता है। एक्चुअली सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो कार्यक्रम है हमारा अरे, की कॉफी चैट विद अभय, ये कार्यक्रम में आपका सबसे पहले स्वागत है। और आपकी जानकारी मैं धन्यवाद। सभी अपने दर्शकों को बता दूं सबसे पहले कि आपका जन्म गुजरात में हुआ है और आपके जो चाचा जी है काका है जो हर्षेश मेहता करके है, इनके पास आपका तबले का प्राथमिक शिक्षण जो हम लोग कहते हैं वो सबसे पहले आपने कंटिन्यू किया था। उसके बाद आप डॉक्टर अनिश प्रधान इनके पास आप तबला सीखने का तबला शिक्षण आपने शुरू किया है। और आप गए 13 साल आप उनके पास आप शिक्षण ले रहे हैं। और उसके दफा आपने इनके बाद आप शुभा मुदगल जी हो, पंडित सुधीर नायक जी हो, संगीत मिश्रा जी हो, ऐसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने वादन किया है, आपका वादन प्रस्तुत किया है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ऐसे कलाकार के साथ हम आज आपसे बातचीत करने वाले हैं, गुफ्तगू करने वाले हैं। तो सबसे पहिले आपका स्वागत आहे. तुझं सगळ्यात पहिल्यांदी स्वागत आपल्या या कार्यक्रमामध्ये कॉफी विथ अभय मध्ये. सो मला वाटतं आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. आपल्याकडे हळूहळू मंडळी येते या, कारण की हो. 6-10 झालेले आहेत आणि मला वाटतं आपण आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. करूया, करूया. तयार आहेस तू? जरूर। या. सो आपण और सगळ्यात उसके पहले शुरू करने से पहले मैं आपका भी बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बोला, और जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, व्यूअर्स, उनको भी मैं नमस्ते बोलता हूँ। और जी आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अपने स्केड्यूल में से अपना टाइम निकाल के हम दोनों का लाइव सेशन देखने के लिए आए। तो या आप सबका धन्यवाद। या सभी दर्शकों का हम लोग यहाँ पर धन्यवाद कहेंगे उनको। और सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से. देखते दैवत, सगळ्यात पहिल्यांदी मुळात तुला तबल्याची आवड केव्हा आणि कशी निर्माण झाली? अच्छा, अभी उसमें थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ, क्योंकि हम्म. मेरे घर में ही संगीत का माहौल था और अभी भी है। हाँ मेरे दादाजी को बहुत संगीत का शौक था, और वो हाँ ढोलक बजाया करते थे, और उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने का भी बहुत शौक था। मेरे घर में वायोलिन है, मंजीरा है, तबला, पखावज है, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो हाँ उनकी वजह से मेरे पापा और मेरे चाचा में इंटरेस्ट आया, कि उनको भी लगा कि नहीं, हम लोग संगीत सीख सकते हैं। हाँ और ऐसे ही यात्रा शुरू हुई। और सबसे मैंने जो मेरे गुरुजी डॉक्टर अनीश प्रधान जी से सीखना शुरू किया, वो मेरे हाँ चाचा जी के वजह से शुरू हुआ है मेरा। तो उसके लिए एक छोटी सी कहानी है, वो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ. कुछ साल पहले पंडित शिव कुमार शर्मा और मेरे गुरुजी मेरे गांव बेलीमोरा में कार्यक्रम के लिए आए थे। ओके. तो वहाँ यहाँ कार्यक्रम खत्म होने के बाद मेरे पिताजी ने अनीश प्रधान जी से कहा कि उनका मतलब उनका भाई है, मेरे चाचा जी हैं, तो जी वो तबला सीख रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोगों की काफ़ी ख्वाहिश है, इच्छा है कि आप उनको वो आपसे सीखना चाहते हैं तबला। तो हाँ उसके बाद धीरे-धीरे वो सिलसिला चलता गया, और कुछ महीने बाद मेरे चाचा जी मुंबई गए उनसे हाँ सीखने के लिए। और उनकी तालीम चलती रही। तो जब मैं दूसरी कक्षा में था, हाँ तो उसके बाद मुझे भी संगीत का बहुत शौक था। तो हाँ पहले कुछ साल मैंने मेरे चाचा जी से तबला सीखा, और हाँ बाद में उन लोगों को भी लगा कि मैं कुछ आगे कर सकता हूँ, या मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो हाँ. इनको भी क्यों ना अनीश प्रधान जी के पास अगर वो सिखाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा करके। जी. तो मैं जब दूसरी कक्षा में था, तो मेरे चाचा जी मुझे मुंबई ले गए, हाँ और उनको मतलब अनीश प्रधान जी को कहा, गुरुजी को, कि ये मेरा भतीजा है। मेरे चाचा जी ने कहा कि ये मेरा भतीजा है, और आपसे सीखना चाहता है, हम लोग ये चाहते हैं कि आपसे सीखे।
हाँ तो तभी अभी भी मुझे याद है, तभी उन्होंने बोला था कि अभी बहुत छोटा हूँ मैं, तो कुछ हाँ साल तक आप ही सिखाइए हाँ और कुछ 4-5 साल तक आप सिखाइए और बाद में देखते हैं उसका अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो बाद में आप कुछ साल तक उसके बाद यहाँ पे वापस लाइए हाँ मुंबई और बाद में देखते हैं क्या सिलसिला चलता है। जी। तो हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? यही बारे में कि आपका आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपने किन से शिक्षा ली है आपने, हाँ, और ये चल रहा था कि आपको तो ऐसी तरीके से आपको जो कहते हैं हम लोग आस्था है तबले के प्रति या तो ये इंस्ट्रूमेंट के प्रति, तो इसी के बारे में पूछ रहा था। तो काफी अच्छा आपका सिलसिला है। और मैं आपको ऐसे लगता है की आप जैसे की अभी आप बात कर रहे थे, आता जसं तू म्हणत होतास की माझं या पद्धतीने मी वय खूप लहान होतं आणि त्याच्यामुळे मग इथे पहिल्यांदा प्राथमिक शिक्षण झालं आणि मग त्याच्यानंतर तू डॉक्टर अनिश प्रधान यांच्याकडे शिकायला सुरुवात केलीस. पण तबला शिकत असताना किंवा शिक्षण पुढे घेत असताना, तबल्याचं शिक्षण चालू असताना, आता तू म्हणतोयस तसं की तुला तबला त्यांच्याकडे शिकून एक किमान 13 वर्ष तरी झालेली आहेत. तर इतका वर्षांचा प्रवास हा जो तुझा तबला या क्षेत्रात आहे, तर तबला शिकत असताना तुला असं वाटतं का की ही एक प्रयोग कला आहे? तुला असं वाटतं का की कला जी आपण म्हणतो, तर कला ही प्रवाही असते बेसिकली. तर तुला असं करेक्ट. वाटतं का की ही कला जी आहे ही प्रयोग कला आहे, ही एक्सपेरिमेंटल आर्ट आहे, असं तुला वाटतं का? हाँ, मुझे खैर मुझे तो लगता ही है बिकॉज़ हाँ, आर्ट्स इटसेल्फ इज़ एन एक्सपेरिमेंट। या उसमें जैसे कि हम लोगों का एजुकेशन कैसे फिक्स्ड है कि 5th स्टैंडर्ड में इतना ही पढ़ना है, उसके आगे नहीं जाना है या इसकी ही एग्ज़ाम देनी है। तो आर्ट्स या में मुझे लगता है आर्ट्स में ऐसा नहीं है कि हाँ, आपको इतना ही सीखना है। अगर आपने वो दायरा बाँध लिया है तो बात अलग है, कि नहीं मुझे जी, यहाँ तक ही सीखना है, इसके आगे नहीं जाना है। मैंने वैसा कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ इतने साल तक ही सीखूँगा, बाद में छोड़ दूँगा या और कुछ भी करूँगा। मैंने बिल्कुल, पहले से ऐसे ही सोचा है और मेरे घर के संस्कार भी ऐसे ही मुझे मिले हैं कि हम लोग अगर किसी एक चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें हम लोग पूरा अपना जी-जान लगा देते हैं। और बिल्कुल सही आर्ट कहा। के बारे में चाहे म्यूज़िक हो या डांस हो, थिएटर हो, पेंटिंग हो, कोई भी किसी भी प्रकार की कला हो, उसमें हुँ, एक्सपेरिमेंट बहुत मायने रखता है। हालाँकि एग्ज़ैक्टली, हम कुछ जैसे कि अभी फिक्स्ड मान लो मैंने कहाँ पे किसी जगह पे सोलो बजाया, तो उसमें मैंने कुछ-कुछ चीज़ें मैंने डिसाइड की है कि हाँ, मैं ये कायदा बजाऊँगा, ये रेला बजाऊँगा। तो जी, क्या बजाना है, वो कुछ हद तक मैंने डिसाइड करके रखा है। बट उसके अलावा मुझे मान लो ऑन स्टेज कुछ इंस्पिरेशन मिला एग्ज़ैक्ट हारमोनियम या सारंगी प्लेयर से, जी, तो उसको मैं फ़ॉलो करके मुझे जो अंदर से इंट्यूशन आता है, उसको मैं फ़ॉलो करूँगा और उसके हिसाब से मैं बजाऊँगा कि नहीं कि मैंने जो फ़िक्स किया है कि हाँ, इसके बाद ये रेला है, कायदा है, पेशकार बजाना है। हाँ, उसका एक फ़ॉर्मेट ज़रूर है कि एग्ज़ैक्टली, पेशकार, कायदा, गत कायदा, रेला उसके हिसाब से जाना है। लेकिन उसमें क्या कैसे बजाना है, वो मेरे ऊपर निर्भर है। जी, मुझे कौन-सा एक्सपेरिमेंट करना है, क्या चीज़ कौन-सी कहाँ पे ट्राई करनी है, वो हर या एक प्रोग्राम्स में अलग-अलग होता है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने एक जगह पे ये कायदा बजाया, सेम कायदा दूसरी जगह पे वैसा बजेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है एटलीस्ट आर्ट्स के फील्ड में। एग्ज़ैक्टली राइट, आपने एक तरह का पेंटिंग अगर बना दिया और अगर आप सोच रहे हैं कि वैसा ही पेंटिंग मैं दूसरा बनाऊँगा, तो शायद बन भी जाएगा वो, लेकिन उसके जो नुआंसेस हैं, उसकी खूबियाँ हैं, वो जो पहले पेंटिंग आपने बनाया उससे डेफ़िनेटली कुछ थोड़ा तो अलग आपको मिलेगा ही। एग्ज़ैक्टली तो राइट, मुझे ये लगता है कि आर्ट्स इटसेल्फ इज़ एन एक्सपेरिमेंट। वो हम लोग हर बार चाहे प्रोग्राम हो, रिकॉर्डिंग हो या ये अभी इंटरव्यू हम लोगों ने कुछ फिक्स नहीं किया है। ये भी एक एग्ज़ैक्टली एक्सपेरिमेंट है। मुझे पता नहीं है कि आप क्या पूछेंगे। आप जो पूछेंगे उसके हिसाब से मुझे जो वैलिड लगता है और बिल्कुल मैं सही, जिस मेरी जो यात्रा है उससे से मैं गुज़रा हूँ, उसका मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जवाब उसका, एक्झॅक्टली राइट, एक्झॅक्टली राइट. जवाब सो दूँगा। तुला तो पण असं नक्की हम वाटतं की तबला वादन ही एक प्रयोगशीलता त्याच्यात आहे आणि ही एक प्रयोग कला आहे. त्याच्यामुळे कला ही प्रयोगशीलता त्याच्यात सामावलेली आहे. अगदी करेक्ट, निवेदन म्हणशील, अगदी वादन म्हणशील, अगदी गाणं म्हणशील, तर कुठलीही कला ही प्रयोगावरती आधारित अवलंबून आहे. आणि त्याच्यामुळे तबला वादन हा देखील त्याला काही आपण म्हणूया की अपवाद नाहीये.
खूप छान दैवत, खूप छान वाटलं. आणि पुढचा प्रश्न मला तुला असा विचारायचा आहे, की आता तू जसं तुझ्या गुरूंबद्दल सांगत होतास, की तुझ्या काकांकडे तुझं शिक्षण झालं. डॉक्टर अनीश प्रधान यांच्याकडे गेली तू अनेक वर्ष शिकतो आहेस. पण यांच्याशिवाय सुद्धा तुझ्यासमोर असा कोणाचा आदर्श आहे का, होता का? की आपण एखाद्या गुरुकडे शिकत असतो, पण त्याच्या सुद्धा त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा आपण कोणाकडे तरी बघत असतो, की हां, ह्यांची ही गोष्ट मला खूप आवडते किंवा अमुक व्यक्तीची ती गोष्ट मला खूप आवडते. तर करेक्ट। ऑफकोर्स त्या गोष्टींसाठी आपले आदर्श असतात काही निरनिराळे. तर तसं तुझ्या बाबतीत आहे का? तुझे कोणी वेगळे आदर्श आहेत का यांच्याशिवाय? जी, ज़रूर। और आदर्श मान लो मैं अगर संगीत के क्षेत्र में हूँ, तो ये हाँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरे जो आदर्श है ऑफ़ कोर्स ये मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हाँ, जो भी तबला प्लेयर है इस विश्व में या कहीं पे भी तबला प्लेयर है, उसके सबसे पहले आदर्श शायद उस्ताद ज़ाकिर हुसैन जी होंगे, जो मेरे भी हैं। जी, एग्ज़ैक्टली। लेकिन अल्लाह दूसरी रहम बात करे। ये भी है कि हाँ, दूसरी बात ये भी है कि मैं संगीत क्षेत्र से हूँ। उसका मतलब हुँ, ये नहीं है कि मुझे मेरे आदर्श जो है या मुझे इंस्पिरेशन अगर मिलती है, तो वो म्यूज़िक फ़ील्ड के ही किसी आर्टिस्ट से मिल रही है, ये ज़रूरी नहीं है। मान लो मैंने किसी का पेंट देखा, मैंने किसी का डांस देखा, तो उससे भी मुझे इंस्पिरेशन मिल सकती है। क्या बात और है! सबसे मुझे लगता है इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा जो कोई इंस्पिरेशन है, तो वो नेचर है एक्चुअली। एग्ज़ैक्टली, नेचर से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बस अपना एक देखने का नज़रिया होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो मेरे वैसे अगर किसी एक का नाम लूँगा तो बहुत बुरा होगा नहीं, बिल्कुल एक मेरे लिए एक भी का नाम लेने की क्योंकि वैसे भी ज़रूरत नहीं, पर ऐसे बहुत सारे लोगों के आप बिल्कुल नाम ले सकते हो। हाँ, क्योंकि हर एक इंस्पिरेशन और आदर्श बहुत लोग हो सकते हैं। जी, किसी की एक चीज़ मुझे पसंद है, तो मैं उसको अपने ज़हन में या अपने वादन में उसको उतारना चाहूँगा। किसी की हाँ, दूसरी चीज़ मुझे पसंद है, तो मैं उसके हिसाब से उसको अपने ज़हन में उतारूँगा। तो बरोबर, आदर्श हम अपने क्षेत्र से ही अलग करके, किसी दूसरे क्षेत्र से भी हम लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बरोबर. मग ह्याच्यात तू थोडं असंही सांगतो आहेस, की एक कला ही दुसऱ्या कलेवरती सुद्धा अवलंबून असते. म्हणजे फक्त करेक्ट, एक कला ह्याच्यावरती आपण राहू नाही शकत. तर एक कला ही अनेक कलांवरती आधारित असते किंवा डिपेंडंट असते आपण नाही म्हणू शकत, पण एकमेकांचं इंटरकनेक्शन नक्की असतं. सो यस इंटरकनेक्टेड है। सो प्रत्येक कला ही वेगवेगळी आणि कला म्हटल्यावरती ती अर्थात आत्ताच आपण ह्याच्या आधी उल्लेख केला कि इसके पहले हम लोग ने जैसे भी कहा कि हर कोई कला उसमें प्रयोगशीलता है तो ये प्रयोगशीलता हर कला में होने के बावजूद और होते हुए हर कला एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एक ही कला दुसऱ्या कलेवरती अवलंबून आहे तर आता जसं तू तुझ्या आदर्शाबद्दल सांगत होतास की अनेक कलांमधले वेगवेगळे आदर्श असू शकतात तर आहेत आणि अर्थात तुझे तर त्याच्यामुळे आता जे तू आता थोडं आपण तुझ्या अभ्यासात आणखीन खोलाकडे वळूया की तू जेव्हा डॉक्टर अनिश प्रधानांकडे शिकायला सुरुवात केलीस तेव्हा तू त्यांच्याकडे शिकताना एखाद्या पर्टिक्युलर कुठल्या आता आपण परंपरा म्हणतो किंवा घराणी म्हणतो जसं गाण्यामध्ये या सगळ्या गोष्टींचा अंतर्भाव आहे तसं प्रत्येक कलेत काहीतरी स्टाईल असते प्रत्येक घराणं असतं कोणाची तरी काहीतरी खासियत असते तर असं कुठलं घराणं तुला आवडतं तुला आवडलं याची तुला भुरळ पडली आणि त्या घराण्याचा अभ्यास तुला करायची इच्छा झाली असं ते कुठलं घराणं आहे? अच्छा, अभी मेरी जिस घराने में तालीम हुई है उसके घराने में थोड़ा मैं बताता हूँ। तो हम्म, मेरे चाचा मेरे चाचा और मैं दोनों फर्रुखाबाद घराने से तालीम लेते हैं। मेरे अरे गुरुजी वाह! का भी वही घराना था। हाँ, हालाँकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप और ये समय ये जो 21st सेंचुरी है, उसमें ये हम्म, बताना बहुत मुश्किल है। अगर आपने मुझे ये पूछा कि आपका घराना कौन-सा है और कौन से घराने का बजाते हैं, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ़ फर्रुखाबाद घराने का बजाता हूँ या फर्रुखाबाद घराने के बंदिश बजाता हूँ। जी, बनारस घराने के अलावा मेरी सभी घराने में तालीम हुई है। मेरे गुरुजी ने तालीम दी है, फर्रुखाबाद है, दिल्ली है, लखनऊ है, अजराड़ा है, पंजाब है। तो किसी एक घराने के बारे में ये नहीं बोल सकता कि ये घराना बहुत ग्रेट है या हाँ, ये घराना एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या जो भी। नहीं पर जैसे कि मैं कह रहा हूं कि उसकी हर कोई खासियत होती है हर जी, किसी घराने की
तो ऐसी कुछ खासियतें तुम हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर पाओगे, कुछ बता पाओगे? ज़रूर, ज़रूर। मैं एक-एक 2-2 खासियत बताता हूँ हर एक घराने की। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है दिल्ली घराना, वो बोलते हैं हाँ, कि सिद्धार्थ खान साहब ने वो एस्टैब्लिश किया। तो वो हाँ, दिल्ली मेनली 2 उँगली का बाज है, हाँ। जिसमें राइट हैंड की फर्स्ट और सेकंड फिंगर से काफ़ी सारे कायदे और पलटे वगैरह बजते हैं, जैसे कि धातीट धातीट धाधा तीट है, धाती धागे ना धा त्रिकट है। तो दिल्ली घराना जो है, उसकी खासियत है 2 उँगली। तो ओके, जिसमें मेरे गुरुजी ने भी मुझे तालीम दी है। उसके बाद ओके। अजराड़ा घराना है। हाँ, और सब घराने का एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हाँ। अ, हर एक घराने से अलग-अलग उस्ताद लोग हुए हैं और उन लोगों ने अलग-अलग जगह पे जाके एक देखेंगे आप, तो हर एक जो घराना है, वो हर एक शहर का नाम भी है। दिल्ली घराना तो दिल्ली है, अजराड़ा है तो अजराड़ा छोटा-सा गाँव है, लखनऊ है, फर्रुखाबाद भी गाँव है। पंजाब भी है, बनारस भी है। तो मुझे लगता है जो उस्ताद और पंडित हो गए हैं, उन्होंने ये सब जगह पे अपना अपना एस्टेब्लिशमेंट किया है और वो शहर के नाम के हिसाब से उन्होंने घराना स्थापित किया होगा जी। और उसके हिसाब से अलग-अलग खासियत होगी। जैसे कि अजराड़ा घराना है, तो उसमें सभी कंपोज़िशंस काफ़ी कंपोज़िशंस जो है वो तीगुन में चलती हैं, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ओके, ये लय में कंपोज़िशंस बंदिशें बजाई जाती हैं। फिर ओके। पंजाब घराना है, तो वो पंजाब, फर्रुखाबाद और बनारस ये पूरब के और लखनऊ पूरब के बाज भी बोल सकते हैं, जो जी। पखावज से आए हैं। अरे वाह! तो ओके। पंजाब है, फर्रुखाबाद है, उसमें बहुत लंबी-लंबी गतें फिर जो खुला बाज है पखावज का, उसके हाँ, बोल जैसे कि तिटकट गदिगन है, हाँ। घेन तरार है, ये सब या बोल उसकी खासियत है। ओके। तो और लखनऊ घराना जो है वो सब लोग जानते हैं कि कत्थक का घराना है। काफ़ी हाँ, सारी जो पढ़ने हैं फिर टुकड़े हैं वगैरह तो कत्थक के डांस के स्टेप से वो उसमें आए हैं। तो ये सब अलग-अलग घराने की खासियत है और मैं ओके। बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे मेरे गुरुजी से ये सब घराने की तालीम मिली है और क्या बात जिसको है! मैं मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अ, उसको आगे बढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आशा करता हूँ कि मैं इसको आगे आगे और भी ज़्यादा न्याय दे पाऊँ हाँ। और ऐसी ही आशा है। ओके। हर कोई सीखते वक्त दैवत जैसे होता है कि हमारा एक जो कोई हम लोग शिक्षा लेते हैं, तो शिक्षा लेते लेते वक्त जैसे कि हम लोग प्रयोगशीलता की बात कर रहे थे, कभी कभार एक आध प्रोग्राम आ जाता है। हर किसी को या तो कोई कोई लोगों को हमारा बजाना, हमारा गाना किसी को अच्छा लगता है, कोई बुलावा देता है, हम लोग परफॉर्म करने के लिए जाते हैं और कुछ कुछ प्रोग्राम्स करने लगते हैं। तो क्या ऐसे तुम्हारे बारे में भी हुआ कि जब तुम तबला की शिक्षा ले रहे थे, तब तुम्हें भी कोई, ऑफ कोर्स सभी को तुम्हारा वादन अच्छा लगता है, तो वैसे ऑफ कोर्स उन दिनों में भी रहता होगा। तो तभी कैसे आपका प्रोग्राम कैसे चलते थे? तुम्हें प्रोग्राम्स आते थे, तुम बजाया किया करते थे, कैसे होता था? मैं ये बोलूँगा कि जब से हर एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तालीम में ये होता है हाँ, कि गुरु को जब तक नहीं लगता कि आप हाँ। बाहर बजाने के लिए सक्षम नहीं हैं, बिल्कुल। तो आपको नहीं बजाना चाहिए, ये मेरा भी मानना है और मैंने भी ये किया है। जब मेरे गुरुजी ने मुझे बाहर बजाने की आज्ञा दी, तभी मैंने बजाना शुरू किया और जैसे व्यावसायिक रूप से या प्रोफ़ेशनली जब हम बोलेंगे, हाँ, तो ख़ैर मैं पिछले 13-14 साल से सीख रहा हूँ उनके पास, लेकिन हाँ। व्यावसायिक रूप से मैंने पिछले 4-5 साल से तबला बाहर बजाना चाहे वो परफ़ॉर्मेंस हो, रिकॉर्डिंग हो, उसमें हाँ, बजाना शुरू किया है। वो भी मेरे हाँ, गुरुजी की आज्ञा से। तो हाँ। प्रोफ़ेशनली मैंने पिछले कुछ ही सालों से मैंने बाहर बजाना शुरू किया है। ये नहीं है कि मैंने जब सीखना शुरू किया था, तभी से मैं बजाने लगा था, ये नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल।
पर अभी जैसे कि तुम बता रहे हो कि पिछले 4-5 सालों से तुम बाहर बजाने के लिए प्रोफेशनली तौर पर बजाने के लिए जाते हो। और तो बहुत ऐसे हंसी मजाक के पल आते हैं, कुछ बहुत सिंसियर हम लोग, मतलब हम लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं। ऐसे कुछ पल आते हैं प्रोग्राम्स करते करते वक्त। तो तुम्हारी लाइफ में ऐसे कुछ पल आए कि कुछ प्रोग्राम्स के की वजह से कि तुम्हें बहुत अच्छा लगा है, तुम्हारे उसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, कुछ प्रोग्राम्स के हो, या तो कभी तुम्हें एकदम ऐसे लगा कि अरे नहीं, बहुत मतलब और मेहनत करनी चाहिए और खुद को कुछ तो डेवलप करना चाहिए, या तो हमारी इस जगह पर हमने कुछ और डेवलपमेंट करनी चाहिए, या तो यहाँ पर जहाँ जो किया है वहां तक ठीक है, ये सही रास्ता है। ये ऐसे कुछ अनुभव है तुम्हारे पास, और कोई हंसी मजाक वाले भी तो जैसे जरूर, चले। ये वैसे तो बहुत बहुत सारे हैं। अगर यहाँ पे बताएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। अ, कुछ कुछ। हंसी मजाक के पल तो होते ही रहते हैं। और जो आपने मुझे पूछा कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे सीखने का कैसा अनुभव रहा, तो ये मैं बताना चाहता हूँ। चाहे हम लोगों की तालीम हो, या तालीम नहीं भी हो, या ऐसे ही हम लोग अपने गुरु के साथ कुछ पल बिता रहे हैं, जी या जी। कार्यक्रम में किसी के साथ, किसी कलाकार के साथ हम लोगों ने ऑफ स्टेज या ऑन स्टेज हम लोगों का जो सिलसिला है, वो जी सीखने की जो प्रोसेस है, वो सिर्फ आप कार्यक्रम करते समय ही आपको सीखने मिलता है, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही। आप किसी के साथ अगर मान लो ऐसे ही चलने निकले हैं, तो हाँ। उनकी बात से भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। जी तो जो सीखने का सिलसिला है, वो मेरे ख्याल से एज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, वो जिंदगी भर चलता रहना चाहिए एक्चुअली। बिल्कुल। ताकि अगर आपके अंदर सीखने की अगर इच्छा है, जो चाह हाँ है, तो ही अगर आप कुछ कर सकते हैं। अगर मान लो आपने ऐसा सोच लिया कि अभी मुझे सब कुछ आ गया और सीखने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे मोड़ पे आके खड़े रह जाएंगे कि आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आगे बिल्कुल पीछे का रास्ता नहीं दिखेगा। तो बिल्कुल। सीखने की जो प्रक्रिया है, वो आपके जहन में और आपकी जिंदगी में हर दिन ब दिन चलती रहनी चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हर एक कार्यक्रम में होता है, चाहे मेरे गुरुजी के साथ हम लोग कार्यक्रम देखने जाएं, या मैं कार्यक्रम बजाने जाऊं, या किसी और का कार्यक्रम देखने जाऊं। तो देखिएगा हाँ। सीखने को तो हर एक कार्यक्रम से है ही। और हंसी मजाक के पल तो हम लोग हर हर दिन करते रहते हैं। जी और जो मैं यहाँ पे छोटे से दो इंसिडेंट है, वो मैं बताना चाहूंगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। पिछले साल ही मैंने एक म्यूजिकल प्ले है, लेडी हाँ। संगीत करके, जो ओके। संगीत पे भी आधारित है। और अलग एक जो सोशल मैसेज है, या हाँ। सोशल टॉपिक पे वो प्ले है, और उसमें मैसेज भी काफी अच्छा मिलता है। जिसमें हाँ। म्यूजिक मुझे बजाना था, म्यूजिक मुझे तबला बजाना था, तबला और ढोलक। ओके। तो उसका शूट कम से कम 5-6 दिन तक चला। तो हर रोज जी। हम लोग सुबह जाते थे, और जैसे कि जैसे नौकरी कैसे होती है, 12 घंटे की शिफ्ट है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सुबह से लेकर रात तक हम लोगों की 12 घंटे की शिफ्ट थी। तो हाँ। वो 12 घंटे के दरमियान भी हम लोग बहुत सारी हंसी मजाक करते थे। और हाँ। मुझे पर्सनली सीखने को भी बहुत मिलता था, क्योंकि हाँ। एज एन क्लासिकल म्यूजिशियन, जैसे तबला प्लेयर, हाँ। ऐसे नाटक में बजाने का बहुत कम अवसर मिलता है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं बहुत खुश नसीब था कि मुझे मेरे गुरु भाई के थ्रू मुझे नाटक में बजाने का मौका मिला। तो उसमें वाह। मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और बहुत सारी हम लोगों ने हंसी मजाक भी किए। बिल्कुल। तो ये भी सिलसिला चलता रहता है। नाटक का नाम बता सकते हो? नाटक का नाम है लेडीज संगीत। वो ओके। शायद नेक्स्ट मंथ, अभी एक्चुअली जहां तक मुझे पता है, हाँ। अप्रैल या मई महीने में, वो Z5 करके एक चैनल है, ओके। वेब वेब चैनल है, तो उसपे हाँ। रिलीज होने वाला था। अभी ये शायद ओ। लॉकडाउन की वजह से उन लोगों ने एक्सटेंड कर दिया हो, या एडिटिंग हुआ हाँ नहीं हो, पता नहीं है। हाँ तो हाँ। वो जब Z5 पे आएगा, तो मेरी दर्शकों से विनती है कि आप जरूर हाँ। वो नाटक देखेंगे। हिंदी इंग्लिश में है वो नाटक, आपको भी बहुत मजा आएगा। जिस तरह का संगीत है उसमें, आप मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग क्या जरूर देखिएगा। बिल्कुल। और दूसरा जो अलग प्रकार का मुझे अनुभव हुआ है, हाँ। तो मेरे एक और गुरु भाई हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ओके। तो उनकी एक फ्रेंड है, तो हाँ। वो फ्लेमेंको डांसर है, स्पेनिश डांस है वो। तो वो अरे वाह। यहाँ पे इंडिया में आए थे वो।
हाँ। तो उन्होंने वो मेरे गुरु भाई को पूछा था कि स्पेशली मुंबई में आपका कोई फ्रेंड है क्या जो तबला और काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे उसमें तबला, कहोन वगैरह। तो ऐसा कोई बजा सकता है, ऐसा कोई आपका गुरु भाई या फ्रेंड है क्या? हाँ। तो मेरे गुरु भाई ने मेरा और एक सिद्धार्थ परियार करके है, तो हाँ। उन दोनों का नाम सजेस्ट किया और हम लोगों ने फ्लेमेंको डांस के साथ मैंने तबला बजाया और जो सिद्धार्थ परियार है, उसने कहोन हाँ। बजाया। तो एज़ अ क्लासिकल म्यूज़िशियन और तबला प्लेयर ये हम्म। बहुत अनोखा एक्सपीरियंस हाँ। रहा है कि किसी अलग कंप्लीटली अलग फॉर्म के साथ बजाना, वो भी हम लोगों ने पहले कभी बजाया नहीं वैसे। मान लो कथक डांस है, तो हम लोग देख सकते हैं, तो उसका अंदाज़ा भी आ सकता है। लेकिन जी। फ्लेमेंको डांस के साथ तबला और कहोन बजाना, वो भी पहली बार, वो बहुत अच्छा अनुभव रहा और उसका प्रोग्राम हम लोगों ने कलकत्ता में किया। काफ़ी लोगों को अच्छा लगा, बहुत लोग देखने गए के लिए आए थे और ओह। हमारे लिए भी बहुत वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आशा करते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहेंगे और दर्शकों को संगीत हम लोग देते रहेंगे। तो ये भी बहुत अनोखा एक्सपीरियंस रहा है हमारे लिए। क्या बात है। तो अभी। आए समय पे हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जिससे हम लोगों को सीखने को भी मिलता है। कभी-कभार हाँ। हम लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होते हैं कि अरे! आज बहुत अच्छा प्रोग्राम नहीं गया, चाहे मैंने अच्छा नहीं हाँ। बजाया या मुझसे अच्छा हाँ। परफ़ॉर्म नहीं हुआ। बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ कि ऑलवेज़ बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगर आज या। अच्छा नहीं हुआ है, उसका मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज जिस चीज़ में अच्छा नहीं हुआ है, उसको आप एनालाइज़ कीजिए, सोचिए उसके बारे में और उसको इम्प्रूव कीजिए। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। शायद थोड़ा अच्छा बजे, उसके नेक्स्ट टाइम और भी और थोड़ा अच्छा बजेगा। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है, वो कंटिन्यूअस उसके हिसाब से चलती रहेगी और हम लोगों को नया कुछ सीखने को भी मिलता रहेगा। ये बिल्कुल। मेरा मानना है। या धैवत, जैसे कि अभी है कि ऑफ कोर्स फिल्म म्यूजिक बहुत बड़ी चीज है और हर किसी का सपना ऐसे होता है संगीत जगत में कि मैं जो भी कुछ करूं वो मेरा फिल्म म्यूजिक की तरफ मेरा कुछ तो उसमें मैंने कुछ तो काम करना चाहिए फिल्म म्यूजिक में। या तो फिर तबला बजाए या तो फिर गाए या तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो अपनी कला हो। कला का सादरीकरण ऐसे माना जाता है जहां तक बहुत मतलब पूरा 100% तो मैं नहीं कहूंगा पर बहुत ऐसे माना जाता है कि जब तक जहां तक हम टीवी पर नहीं आते जहां तक हम कोई प्रसार माध्यम के वहां पर हम लोग लोगों तक नहीं पहुंचते तब तक तो मतलब कुछ तब तक कुछ हासिल किया ऐसे नहीं लगता है। तो तुम्हें ऐसे लगता है कि जैसे कि तबले की हम लोग बात कर रहे हैं कि तबला सीखते वक्त भी आजकल बहुत लोग ये सिर्फ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स की तौर पर ज्यादा करके देखा जाता है। ये गाने के लिए ये ठेका है वो गाने के लिए तो ये ठेके की प्रैक्टिस बहुत होती है तो बस इसी ठेके की प्रैक्टिस करते रहो। तो ये जो ऊपर ऊपर वाली बात हम लोग कह सकते हैं पर उसका जो शास्त्रोक्त आपण मराठीत ज्याला आम्ही म्हणतो आपण म्हणतो की शास्त्रोक्त शिक्षण ज्याला आपण म्हणतो शास्त्रीय माहिती घेणं म्हणतो मग ती लेखी असू दे किंवा म्हणजे प्रॅक्टिकली असू दे तर हे वाजवण्याकरता सुद्धा फिल्म म्युझिक मध्ये सुद्धा किंवा लाईट म्युझिक मध्ये सुद्धा फोक म्युझिक मध्ये सुद्धा तबला वाजवण्यासाठी शास्त्रोक्त माहिती घेणं आवश्यक आहे का? हा एक तुला वेगळा प्रश्न मला विचारावा असं वाटतोय। तो पहले मैं फ़िल्म म्यूज़िक के बारे में बताता हूँ। बिल्कुल। मेरी कुछ-कुछ मेरी हर दिन कुछ लोगों से बात होती रहती है अलग-अलग विषय पे। हाँ। तो फ़िल्म म्यूज़िक में मुझे ऐसा और लोगों ने बोला है और मुझे वो वैलिड भी लगा है। तो हाँ। मुझे ये लगता है फ़िल्म म्यूज़िक में आप अगर अपना म्यूज़िक दे रहे हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, हाँ। तो 2 चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं है कि फ़िल्म में म्यूज़िक देने के लिए आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तालीम होनी ज़रूरी है। ओके। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपको संगीत की तालीम हो। बिल्कुल। जैसे कि अभी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ राजस्थान के फ़ोक म्यूज़िशियंस देख लो, फिर हम्म। गोवा के फ़ोक म्यूज़िशियंस देख लो या किसी भी फ़ोक म्यूज़िशियंस को देख लो। वो सब लोगों की तालीम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तौर पे नहीं हुई है। ओके। उन लोगों की तालीम उनके म्यूज़िक में ज़रूर हुई है। बिल्कुल। हाँ, तो हिंदुस्तानी ये शास्त्रीय संगीत ऐसे नहीं कह सकता हूँ पर जो भी कुछ हम लोग करना चाहते हैं उसकी शास्त्रोक्त शास्त्रीय माहिती जो कि हम लोग कहते हैं शास्त्रीय उसका शास्त्र पता होना तो ये होना जरूरी है क्या? मुझे लगता है ज़रूरी है
क्योंकि खैर खैर आफ्टर ऑल हम लोगों को प्रैक्टिकल तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा एक ऐसे मुझे लगता है कि अगर शास्त्रोक्त माहिती है, तो हम लोग जो बजा रहे हैं अ, उस पे काफ़ी गहरा असर हो सकता है। अभी बिल्कुल। जैसे कि तिरगिट है, हम्म। प्रैक्टिकली मुझे पता है तिरगिट कैसे बजाना है, वो मुझे पता जी। है। लेकिन उसकी शास्त्रोक्त माहिती नहीं है कि तिरगिट कहाँ पे बजाना है, कौन-सी उँगलियाँ यूज़ करनी है, कि बड़ा बजाना है, छोटा बजाना है। तो अगर ये मुझे नहीं सिखाया है या मैं नहीं सीखा हूँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तिरगिट कहाँ में बजाना है। मैं कहीं पे भी तिरगिट बजाऊँगा और जिस तरह से जो निकास है, हाँ। वो शास्त्रोक्त माहिती हम लोग अगर स्टडी करेंगे, तो निकास में बहुत फ़र्क अ, हो सकता है, अपने निकास में मुझे ऐसा लगता है। जी तो जी ये तो जी। एक सिर्फ़ क्रिकेट की बात हुई। मान लो हाँ। बहुत कोई लंबा कायदा है, रेला है, तो अगर मुझे रेले कायदे कैसे बजाना है वो मुझे पता है, लेकिन उसका इन्वेंशन कैसे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, किसने किया है, कौन-सा शास्त्र पढ़ के उसने वो कायदा रेला बनाया है, जी उसके जी। अगर मैं नहीं जान पाऊँगा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बजा भी लूँगा, चलो ठीक है, मैं कायदा रेला बजा लूँगा। लेकिन जिस तरह से मुझे बजाना चाहिए, जिस हम्म। तरह से उसको मुझे जस्टिस देना चाहिए, वो मैं नहीं दे पाऊँगा। इसीलिए मुझे लगता है कि जो प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल करना है, उसके अलावा जो थियोरेटिकल हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है, थियोरेटिकल स्टडी, वो भी जी आपको ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर स्टडी करना चाहते हैं किसी अभी जैसे कि मैं अपनी बात बताता हूँ। जी। मैंने बैचलर्स साइकोलॉजी में किया मुंबई से, मिठीबाई अरे वाह। कॉलेज से और ग्वालियर से मैंने तबले में मास्टर्स किया। अरे तो वाह। मुझे वहाँ पे थियरी और प्रैक्टिकल दोनों सिखाते थे। या। तो थियरी और प्रैक्टिकल और अभी आगे मैं कर रहा हूँ, तो पीएचडी मैं कर रहा हूँ। तो उसमें मेरा अरे। सब्जेक्ट है कि उस्ताद आमिर हुसैन खां साहब के जो भी कंपोज़िशंस हैं, उन्होंने कायदे, रेले, टुकड़े, गत वगैरह बनाए हैं, उसको मुझे स्टडी करना है। जी। तो अगर आपके पास शास्त्रोक्त ज्ञान नहीं होगा, तो आप कोई भी उस्ताद पंडित के कंपोज़िशंस बजा लेंगे ज़रूर, लेकिन उस पे आपको अगर बोलना है, लिखना है, कुछ आपको आर्टिकल लिखना है या थीसिस लिखना है, तो जी जी। उसके लिए बहुत। आपको थियोरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। वही इसीलिए मेरा अगला थियरी और सवाल था जो प्रैक्टिकल आप दोनों। मुझे हमारी बातें बातें में आ ही गया कि अभी फिलहाल क्या कर रहे हो, तो इसी सॉरी? के ऊपर आप कंटिन्यू। वही मेरा अगला सवाल भी था कि हाँ। अभी ये कि आप फिलहाल क्या कर रहे हो, तो एग्जैक्टली exactly उसी पे आप आ गए कि आप फिलहाल पीएचडी कर रहे हो, तो बस इसी के बारे में हमें और कुछ बता दो। हुँ, मैं पीएचडी बड़ौदा में एक बहुत फ़ेमस कॉलेज है, महाराजा हाँ। सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी। तो जी वहाँ जी। पे कुछ महीने पहले मैंने अप्लाई किया था पीएचडी करने के लिए। अरे वाह। तो फॉर्च्यूनेटली इट गॉट अप्रूव्ड और क्या बात। मेरे जो गाइड हैं डॉक्टर अजय अष्टपुत्रे जी, उनके अंडर में अभी पीएचडी कर रहा हूँ अरे वाह। और उनके गाइडेंस से और ऑफ कोर्स मेरे गुरुजी के डॉक्टर अनीश प्रधान जी के गाइडेंस से मैं उसमें धीरे-धीरे लिखने का सिलसिला चालू है और क्या ये बात। लॉकडाउन हो गया इसीलिए मैं वहाँ पे जा नहीं सका। नहीं जी तो मैं काफ़ी बार जाके वहाँ पे स्टडी कर सकता था और मेरा काम आगे बढ़ा सकता था। लेकिन मैं घर पे बैठ के भी अपना काम कर रहा हूँ और तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है पीएचडी का, हमारे दर्शकों को बता मेरा सकते हो? सब्जेक्ट है उस्ताद आमिर हुसैन खां साहब के जो भी कंपोज़िशंस है, बंदिश है, उनको मुझे जी। स्टडी करना है, अरे वाह। उनको क्या बात। एनालाइज़ करना है, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो ओके। इसके सिलसिले में मेरे गुरुजी से मैं तालीम लेते रहता हूँ और मुझे फॉर्च्यूनेटली वो गाइड करते रहते हैं। क्या तो बात है। ये काम तो चालू ही है। क्या बात है। दहीवत तो उसका इसीलिए मुझे लगता है कि थियरी और प्रैक्टिकल दोनों एक पैरेलली चलते हैं। जी बिल्कुल। हाथ में हाथ पैरेलली डालकर अपने आगे ज़हन में सीखते होना चले चाहिए। ऐसा जाएंगे। नहीं कि सिर्फ़ प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाएँ और थियरी को हम लोग पीछे छोड़ जाएँ। जी जी बिल्कुल। एजुकेशन में भी वही चीज़ है। थियरी बिल्कुल और बिल्कुल। प्रैक्टिकल दोनों आपको साथ में लेके अगर करेंगे, तो आपका जो नज़रिया है, आपका थिंकिंग प्रोसेस है, वो बहुत अलग होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी पीएचडी करते वक्त, पीएचडी हम लोग जब करते हैं तो हमारा संशोधन होता है, कोई खोज होती है। तो मुझे और एक सवाल पूछना मैं चाहूंगा कि अभी कुछ नए प्रयोग किए जाते हैं तबले में?
तबले में बहुत सारे बुजुर्ग लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए भी हैं और यंग लोगों ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और जी स्पेशली ये लॉकडाउन में आप अगर देखेंगे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्क्रॉल डाउन या करेंगे तो बिल्कुल हर एक दूसरी पोस्ट में आपको कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट मिलेगा। मिल ही जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट चाहे ये तो सिर्फ़ एक बहाना है कि लॉकडाउन है या नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी रोज़ जो डेली लाइफ़ है आपकी, उसमें भी जी आप सिर्फ़ एंड नॉट ओनली इन म्यूज़िक बट इवन इन जी एनी अदर फील्ड यू कैन एक्सपेरिमेंट लॉट मेनी पीपल आर व्हाटएवर यू वर्किंग फील। सो हार्ड, यस। एक ही एक्सपेरिमेंट हम मेरे मेरे और मैं और मेरे और 3 गुरु भाई हैं, जिसमें से 2 हाँ, मुंबई में हैं और 1 कर्नाटक में है। तो ओके। हम लोगों ने ऐसे ही जस्ट सोचा कि कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हुँ, 1-2 बंदिशें हम लोगों ने पसंद की हाँ, और हम लोग खुद के घर पे बैठ के हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो सेक्शन है, मान लो हाँ, 16 मात्रे का एक सेक्शन है, तो 4 मात्रा हाँ, मैं बजाऊँगा, 4 मात्रा और दूसरा बजाएगा, 4 मात्रा तीसरा बजाएगा। ऐसे करके हम लोगों ने वो जो मात्रा है वो डिवाइड कर दी और उसके हिसाब से हम लोगों ने बजाया और टेक्नोलॉजी काफ़ी सारी बढ़ गई है और बहुत सारे एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं। तो उसकी मदद से हम लोगों ने वो मर्ज किया और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जो कि हारमोनियम प्लेयर हैं, नासिक में रहते हैं, ज्ञानेश्वर हाँ, सोनावने। ओह, तो ओह! उन्होंने हम लोगों को नगमा बजा के भेजा और हाँ, विघ्नेश कामत जो कि कर्नाटक में रहते हैं, तो उन्होंने एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर की मदद से वो मर्ज किया और हम लोगों हाँ, ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। तो काफ़ी सारे लोगों ने उसको एप्रिशिएट भी किया और बिल्कुल, बहुत लोगों को पसंद भी आया और हम लोगों को बोला कि और भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, कीजिए वगैरह। तो एक्सपेरिमेंट आप घर पे बैठ के प्रोग्राम में या रिकॉर्डिंग्स कहीं पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ मुझे आप एक और चीज़ लगती है, एक्सपेरिमेंट में कुछ लॉजिक होना चाहिए। नहीं कि एग्ज़ैक्ट आपको कुछ सुझाव दिमाग में ज़हन में आया और आप बजा के उसको 10 जगह पे भेज भेज देंगे और पोस्ट कर देंगे, जैसे कि तो संगीत ये इज़ ज़रूरी नहीं है। एकदम सही। जैसे कि संगीत की व्याख्या भी है और संगीत में हम लोग कहते हैं कि रंजन होना उसमें बहुत ज़रूरी बात है। ज़रूर, कि रंजन उसका अगर नहीं हो, उस चीज़ का कोई रंजकता ही उसमें नहीं हो, तो वो संगीत के तौर पर मुझे नहीं लगता कि आ सकता है। तो संगीत के करेक्ट, तौर पर करेक्ट। आने के लिए उसमें रंजन होना तो बहुत ही ज़रूरी बात है। ज़रूरी है, अ, ज़रूरी है। या तो जैसे कि हम लोग ये सब प्रयोग कला के बारे में बात कर रहे थे, प्रयोग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, नए नए हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। पर इसी एक्सपेरिमेंट का प्रोफेशनल में प्रोफेशनलिझम में हम लोग कह सकते हैं की व्यावसायिकतेमध्ये ह्या प्रयोग कलेचं कसं काय रूपांतर होतं, कैसे कन्वर्ट हो जाता है और उसका कोई मतलब जैसे कहेंगे की उपयोग होतो का त्याचा या एक्सपेरिमेंटचा. कारण की आपण एक्सपेरिमेंट एक एक करून बघत असतो. पण हुँ। त्याचा व्यावसायिकतेच्या व्यावसायिक तत्वावरती म्हणूया किंवा व्यावसायिकतेमध्ये म्हणूया, त्या प्रयोगशीलतेचा प्रयोग आपण जो केलेला असतो त्याचा उपयोग होतो का खऱ्या अर्थाने? हाँ जी, बहुत उपयोग होता है। सिर्फ़ एक ही चीज़ पे निर्भर है, मान लो मैं किसी एक कलाकार के साथ बजा रहा हूँ या मान लो सितार प्लेयर है। जी, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपने किसी एक कलाकार के साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो वो एक्सपेरिमेंट शायद दूसरे कलाकार को अच्छा नहीं भी लगे। बिल्कुल, इसीलिए एक्सपेरिमेंट कोई भी कर सकता है, सिर्फ़ तबला प्लेयर कर सकता है ऐसे नहीं है, सितार प्लेयर, सरोद है वोकलिस्ट है, वो कोई भी कर सकता है। लेकिन बिल्कुल। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एक्सपेरिमेंट कहाँ पे और कैसे करना है। जी, सही बात है। उसका कोई मोटिव है क्या? कि ऐसे नहीं कि हाँ, जब सिर्फ़ मेरे दिमाग में आया है इसीलिए मैं कुछ बजा रहा हूँ या सिर्फ़ सिर्फ़ बजाने के लिए बजा रहा हूँ। तो उसका एक कोई मोटिव होना चाहिए और जैसे कि मैंने पहले बोला लॉजिक होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट व्यावसायिक रूप से भी बहुत सारे हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। जैसे ही बिल्कुल, बहुत सारे कलाकार आते हैं और जी, तबला सीखते हैं, कोई भी गाना इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, तो एक्सपेरिमेंट एक हद के बाद कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, जी, जी, तो व्यावसायिक रूप से डेफ़िनिटली हो रहा है उसका प्रयोग और बहुत अच्छा हो रहा है। सिर्फ़ बिल्कुल, आपको एक ध्यान रखना है कि जैसे कि मैंने पहले बोला कि एक कलाकार के साथ आपने एक्सपेरिमेंट जो किया,
वही एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किसी दूसरे के साथ अच्छा नहीं भी लगे, तो आपको आप किसके साथ बजा अगर आप सोलो बजा रहे हैं, तो भी ये ज़रूरी है कि आपके एक्सपेरिमेंट के साथ आपका जो संगतकार है, हारमोनियम प्लेयर या सारंगी प्लेयर, वो कंफर्टेबल है या नहीं, उसको भी देखना चाहिए आपको। या अगर आप किसी के साथ संगत करते हैं, वोकल हाँ है या कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, तो वो भी आपके एक्सपेरिमेंट के साथ कंफर्टेबल है या नहीं, वो भी आपको देखना चाहिए और उस हिसाब से आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एग्जैक्टली राइट। मुझे सिर्फ और अच्छा इसी लगा के साथ में इसलिए कर आपको लिया, एक इसमें कोई मतलब नहीं है। सॉरी? मुझे अच्छा लगा सिर्फ इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, इसमें कोई मतलब नहीं है जैसे कि ज़रूर। बेसिकली। और एक एक्सपेरिमेंट हम लोग भी कर लेते हैं। अभी हाँ सिर्फ 10 आप ध्यान में रखिएगा 10 मिनट ही बाकी है लाइव जी, सेशन को एंड होने में। बिल्कुल तो बिल्कुल हम लोग दूसरी बार ये 10 मिनट अगर मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंटरव्यू खत्म होने वाला है, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। एंड कर तो मैं हम लोग सभी ऐसे दर्शकों से बता करेंगे, दूं ये 10 कि मिनट का जो उपयोग, हम लोग 10 मिनट का उपयोग और 10 मिनट की बात करेंगे, और दूसरा सेशन शुरू करेंगे जहां पर आप खुद आपकी कला का पेश आप करने वाले हैं। जरूर। तो मैं और एक सबसे मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि आजकल बहुत लोग कहते हैं और बहुत बड़ी तौर पर कहा जाता है कि आज का संगीत पुराना संगीत, उसमें बहुत कुछ अलग था, आज के संगीत में बहुत कुछ ऐसे है वैसे है। तो आपका क्या ख्यालात है कि आज का संगीत, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी इसमें मेरा खुद का कुछ नहीं है। जिस तरह से मुझे तालीम मिली है, मेरे गुरुजी के विचार हम लोगों ने सुने हैं या उनकी तालीम में देखे हैं, उनके बजाने में देखे हैं और जिस तरह से उन्होंने बताया है। मुझे लगता है आज का म्यूज़िक और कल का म्यूज़िक ऐसा कुछ है ही नहीं। हम्म म्यूज़िक पहले था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। जैसे हम लोग हर एक पड़ाव से पार होते हैं। जैसे कि जी एक बहुत मतलब थोड़ा फ़नी एग्ज़ाम्पल है और एकदम बेसिक है। मैं जी, हमेशा यंग नहीं रहूँगा। मुझे कल या परसों मुझे बूढ़ा होना ही है। बिल्कुल सही बात है। तो म्यूज़िक में भी वैसा है। म्यूज़िक मेरे गुरुजी कहते हैं कि म्यूज़िक पहले से था और आगे भी रहेगा। सिर्फ़ उसको अलग-अलग दौर से पास होना है। करना पड़ता है, क्या और बात है। जिस तरह से मान लो 100 साल पहले जिस तरह का म्यूज़िक बजता था या जिस तरह से एक्सपेरिमेंट होते थे, शायद आज के दिन में उससे थोड़े अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं। जी जी शायद और 50-100 साल के बाद जो जनरेशन आएगी, उसको लगेगा कि इसके अलावा और कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे कि बिल्कुल। अभी हम 4 लोगों ने एक्सपेरिमेंट जो किया घर पे, तो शायद वो 100 सवा 100 साल पहले पॉसिबल नहीं था। जी जी, तो तभी उन एग्जैक्टली। लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया वैसा। जी अभी आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी है, काफ़ी सारा हम लोगों को अलग-अलग ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स पे एक्सेस भी है, तो हम लोग कर सकते हैं। कर तो सकते हैं। अलग-अलग ज़माने के बुज़ुर्गों ने या उस्तादों ने एक्सपेरिमेंट ऐसा भी नहीं ये नहीं बोलूँगा कि उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं। उस्ताद और बुज़ुर्गों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो शायद आज के ज़माने में हम लोग करने का सोच भी नहीं सकते। जी जी तो एक्सपेरिमेंट पहले भी होता था, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। बस उसका जो तरीका है, वो शायद अलग होगा सबसे। ओके। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को ये बता के जाओ कि जो भी हमारे जैसे आपल्या तरुण पिढीचे जे काही वादक आहेत त्यांना तू काय सांगू शकतोस, काय सांगशील? मैं तो कुछ मतलब मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं आज की यंग क्योंकि मैं खुद भी यंग ही हूँ। अरे नहीं, वैसे ही तो अपने से भी यंग है या तो अपने जैसे ही यंग है, इसलिए मैंने कहा तो कि अपने जैसे बहुत सारे कलाकार हो जैसे, तो तुम आप जी सबको क्या बताना चाहोगे? सिर्फ मैं कोई टिप्स देने के लिए या कुछ बोलने के लिए लायक ये नहीं हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि चाहे हमसे यंग हो या थोड़े बड़े भी हों, लेकिन आपको एक या दूसरी तरह से संगीत से कनेक्टेड रहना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि संगीत एक हमारे जीवन का बहुत क्या बोलेंगे अविभाज्य जो बोलते हैं, अविभाज्य अंग है वो, अविभाज्य जिसको अंग है। हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर जी कोई बोलेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में म्यूज़िक सुना ही नहीं है, तो वो गलत बोल रहा है। चाहे फिर वो कोई भी प्रकार का नॉट ओनली इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, चाहे वो बॉलीवुड म्यूज़िक हो या जैज़ हो या वो कोई भी म्यूज़िक हो, फ़ोक म्यूज़िक हो।
तो आई फील यू हैव टू गेट कनेक्टेड टू म्यूजिक वन और द अदर वे, ताकि आपका आपके ऊपर उसका बहुत अलग असर पड़ता है। जी जी। तो मैं ये बोलूँगा कि आप सिर्फ़ कनेक्ट रहिए, और जिस तरह से मुझे तालीम मिली है, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि संगीत के विद्यार्थी बने रहने में ही भलाई है। बिल्कुल, अगर क्या बात है। विद्यार्थी रहेंगे तो आपको अंदर से कुछ सीखने का जो बोलते हैं, सीखने की चाहत रहेगी और सीखने का मन होगा। अगर आप ऐसा सोच लिया आपने कि मुझे सब कुछ आ गया या मैं अभी कुछ आगे नहीं सीखूँगा, तो जो सीखने का जो नज़रिया है या सीखने की चाहत है, वो जी आप खो बैठेंगे और एक बिल्कुल। आम इंसान की तरह ही सोचेंगे आप। जी, ह्या तो संगीत से सेशनची जुड़े रहिए। सांगता या जी। सेशनची सांगता तू एखादी छोटीशी बंदिश मौखिकरित्या सादर करू शकतोस का? जी। छोटी मौखिक म्हणजे मेरा आपल्याला मेरा ध्यान तो नहीं गया है, लेकिन मैंने हाँ, बहुत कमेंट्स देखे हैं कि जी मैं उस्ताद आमिर हुसैन खान साहब की कोई बंदिश सुनाइए या कुछ भी हाँ, सुनाइए, हाँ, तो हाँ, मैं हाँ, डेफ़िनेटली बजा के सुनाता हूँ। हाँ। लेकिन उसके पहले मौखिक उनकी एक ब जो और उनकी एक सेशन आप हाँ, ये पहली बजाना और बोलना बाद में, अभी ये एंड करते हैं, नेक्स्ट हाँ, सेशन में रखते हैं। या तो दर्शकों कहीं जाइएगा मत, वी आर कमिंग बैक अगेन। या Please stay tuned and we'll see you all. so just I'm doing the end right now and we are joining it again, so please stay Yes. over here and stay Yeah. tuned.